नाजरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग में फातेह कौन रहेगा? क्या सऊदी अरब अपने मकासद हासिल करने में कामयाब होगा या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब को एक बहुत बड़े एडवेंचर का सामना करना पड़ सकता है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 8 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई किसी और की सरज़मीन में यानी यमन में वो इस वक़्त पंजा आज़माई कर रहे हैं। और इस वक़्त यमन में दोनों दस्तो गिरेबान हैं और एक दूसरे के खिलाफ शदीद बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन अभी भी सऊदी अरब अपने मकासद हासिल करने में उस तरीके से कामयाब दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जीत किसकी होगी, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये मैंने ज़िक्र किया किसी और की सरज़मीन में ये लड़ाई का सिलसिला जारी है। और इसमें जीत किसकी होगी, ये समझने के लिए नाज़रीन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि याद रखें, ये यमन जो ख़ित्ता है, ये हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड रहा है। लेकिन बाद में सऊदी अरब ने अपने मफ़ादात को मद्देनज़र रखकर हौसियों को यहाँ कमज़ोर करने के लिए इन्होंने यमन को मुत्तहिद किया और मुत्तहिद करने के बाद यमन में कोशिश की गई कि हौसियों को कमज़ोर ही रखा जाए और वो चाहते थे कि यहाँ उनकी मर्ज़ी की हुकूमत कायम हो। लेकिन कुछ अरसे के बाद 2015 में जब हौसी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और उन्होंने दारुल हुकूमत में भी अपना कब्ज़ा जमाने के बाद अपनी हुकूमत का ऐलान तक वो कर चुके थे, तो उसके बाद यही सऊदी अरब ने उस वक़्त यूएई, कतर और एक अरब इत्तेहाद के नाम से इन्होंने बाकायदा एक सऊदी अरब के इत्तेहादी फ़ोर्सेस के ज़रिए जो हैं, उन्होंने यमन में एक यलगार करके उन्होंने हौसियों को पसपा करने की पूरी कोशिश की। और उस दौरान जो है पूरा अरब एक साथ था, लेकिन उस वक़्त कहा गया कि विद इन 1 वीक जो है, हम हौसियों को शिकस्त देंगे और अपने मकासद हम हासिल करने में कामयाब होंगे। लेकिन नाज़रीन, उसमें वो उस तरीके से कामयाब नहीं हुए, तवील अरसे तक जारी रहने वाली इस जंग की वजह से नाज़रीन। आखिरकार हुआ ये कि वहाँ से कतर दिल बर्दाश्त होकर शिकस्त तस्लीम करके वहाँ से वो निकल गया। फिर उसके बाद यूएई को जब अंदाज़ा हुआ कि हम यहाँ हौसियों को तो शिकस्त नहीं दे सकते हैं, तो लिहाज़ा फिर उन्होंने वहाँ और मज़बूत जो ग्रुप था सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल, उसका साथ देना शुरू किया और फिर अपने ज़ाती जो मकासद थे, उसके वसूल के लिए उन्होंने तगदो करना, कोशिशें तेज़ करना शुरू कर दिया। अब पे यूएई के ज़ाती मकासद क्या थे, वो हम आगे बात करेंगे। तो यूँ आखिर में ये खुद जो हैं, जो इत्तेहाद अरब के नाम से इन्होंने पूरी एक फ़ोर्स जो तैयार की थी, ये खुद 2 से 3 बड़े ग्रुप्स में ये डिवाइड हो जाते हैं और आखिरकार हौसियों को शिकस्त देने में नाकाम हो जाते हैं। हौसी मुसलसल आज भी इसराइल की सरज़मीन तक जो हैं वो अटैक्स कर लेते हैं। वो अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं और आप लोगों ने देखा होगा मुतअद्दिद बार अमेरिकन भेड़ों को वो निशाना बना लेते हैं मुख्तलिफ हमलों के ज़रिए। तो वो आज भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ना तो उस यमन के खित्ते में सऊदी अरब उस तरीके से कामयाबी हासिल कर सका और ना उस खित्ते में यूएई उस तरीके से कामयाबी हासिल कर सका। तो एक तो वाज़ेह हुआ कि पहले जिस ग्रुप को शिकस्त देने के लिए ये दोनों मिलकर जो मैदान में आ गए थे, इनको उसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर उसके बाद ये दोनों ग्रुपों के दरमियान अब ये लड़ाई का आगाज़ हो चुका है और अब पंजा आज़माई में कोशिश की जा रही है कि वो एक-दूसरे को शिकस्त देने के लिए। नाज़रीन, ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सऊदी अरब की पूरी कोशिश होती है कि उसकी सरहद के करीब कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे उसके मुल्क को, उसकी सरहद को कोई नुकसान पहुँच सके। और हमेशा सऊदी अरब की ये पूरी कोशिश होती है कि यमन में एक ऐसी हुकूमत हो जो उनकी मर्ज़ी की हो, उनके हिसाब से चले। हमेशा सऊदी अरब जो है वो यमन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है और यही उसकी पुरानी एक स्ट्रेटजी है, जो उसी तरीके से वो आगे लेके बढ़ने की वो कोशिश करता है। लेकिन हौसी मज़बूत हुए, वो बर्दाश्त नहीं कर सका सऊदी अरब, उनको गिराने की कोशिश की। फिर उसके बाद अब वहाँ यूएई स्ट्रॉन्ग हो रहा था, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल स्ट्रॉन्ग हो रहा था, वो उनको हज़म नहीं हुआ, उनको काउंटर करने की सऊदी अरब ने कोशिश की, तो एक बहुत बड़ा एक महास एक बार फिर दोबारा सऊदी अरब को यमन के खित्ते में एक बहुत बड़ा एक दोबारा महास जो है, वो खुल चुका है। अब की बार ये जो लड़ाई है सऊदी अरब और यूएई की,
नाज़रीन में सऊदी अरब को आसानी से उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो मैंने ज़िक्र किया हौसियों की, वहाँ से कामयाबी नहीं मिली। अब पिछली बार जो है सदरन ट्रांज़िशनल काउंसिल को सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएई की ही मदद हासिल नहीं है, बल्कि इनको इनडायरेक्टली इसको इज़राइल की भी मदद हासिल है। और पूरी कोशिश है इज़राइल की कि वो यहाँ यूएई के ज़रिए जो है सदरन ट्रांज़िशनल काउंसिल को वो यहाँ कामयाबी दिलवाना चाहते हैं। ताकि उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से जो हैं, यमन के जनूबी हिस्से और शुमाली हिस्से में वो अपना एक स्ट्रॉन्ग कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। फिर उनको ये भी अंदाज़ा है कि इसके प समुद्री रास्ते के एतबार से और फिर दीगर मादनियात के एतबार से, इसकी अहमियत के हवाले से, तो वो चाहते हैं कि जनूबी पट्टी के एरिया पर भी पूरा और शुमाली एरिया पर जो है वो अपना एक मज़बूत पोज़ीशन लेना चाहते हैं कब्ज़ा करके, जिसके लिए सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल को बाकायदा असलहा और माली एतबार से फ़ीड किया जाता है। तो अब इसमें दोनों ममालिक जो कल तक हौसियों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए लड़ाई लड़ रहे थे, आज वहीं सऊदी अरब और यूएई जो हैं वो दस्त गिरेबान हैं और आज भी जो है मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बज़ाहिर तो यूएई ने 2 रोज़ कबल जो है बाकायदा अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर निकालने का ऐलान के बाद उन्होंने अमली तौर पर निकालने के लिए बाकायदा इक़दामात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखें उन्होंने अपनी फ़ौज तो निकाली है, लेकिन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को कभी भी वो मदद करना नहीं छोड़ेंगे और ये भी एक हकीकत है कि इस वक़्त यूएई जो कल तक समझा जाता था कि ये बिल्कुल ही वर्ल्ड में अमन पसंद है और हमेशा कम टू दुबई के फ़ॉर्मूले के ਵਿੱਚ चलते हैं, टूरिज़्म को फ़ोकस करते हैं और लोगों को दावत देते हैं अपने मुल्क आने के लिए और पीस कंट्री के तौर पर यूएई को समझा जा रहा था। लेकिन अब वो इसराइल के हाथों में खेलते हुए मशरिक़ वस्ता में अपनी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद को मनवाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि वो इस तरीके से प्रेशर बिल्ड करें और अपनी ताकत मनवाएँ। अब वो रियाज़ के बदले में चाहता है कि किसी तरीके से वो दुबई को उस तरीके से इम्पोर्टेंस मिल सकें। वो चाहता है कि उसी तरीके से जो है उनके मुल्क में की मर्ज़ी जो है वो चलनी चाहिए। तो अब सऊदी अरब के मद्दे मुकाबिल होकर इसराइल के बाकायदा आशीर्वाद के साथ यूएई जो है वो सऊदी अरब को टक्कर देने के लिए इस वक़्त ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। अब वो सॉफ्ट इमेज नहीं है यूएई की, अब जो है वो एक टकराव की पोज़ीशन पर जो है यूएई पूरी गेम खेल रहा है। तो मुस्तकबिल करीब में आसानी से सऊदी अरब को इसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह उस तरीके से इनकी कोई प्रोफ़ेशनल फ़ौज भी नहीं है। उस तरीके से बहुत से ममालिक जो हैं वो प्रोफ़ेशनल इनकी अपनी फ़ौज नहीं होगी तो लोगों की मदद से वो ज़्यादा देर जो है किसी और के खित्ते में तवील एक जंग जो है वो जारी रखने में कामयाब भी नहीं हो सकते हैं। और जिस ग्रुप का यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम-शुदा जो हुकूमत है इस वक़्त यमन की, उसके पास भी उस तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन नहीं है। तो इनके लिए आसानी से इस खित्ते में जीत मुमकिन तो नहीं है, अलबत्ता वो अपसेट ज़रूर रख सकते हैं। साथ-साथ हौसी बागियों की जानिब से भी इस वक़्त दोबारा जो हैं एक एक्टिव होना वो शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि यमन के बिलख़ुसूस जनूबी खित्ते में जो है एरिया में, वहाँ वो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। फिर आप देखें कि कैसे वहाँ इसराइल आसानी से पहुँच जाता है और कैसे फिर सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर के खतरात जो हैं वो उसके लिए हमेशा उसके सरहद के पास होते रहेंगे, जो हमेशा एक थ्रेडिंग पोज़ीशन पर सऊदी अरब रह सकता है। तो इसलिए फ़ौरी तौर पर जो है बिलख़ुसूस ईरान के साथ मिलकर इनको एक स्ट्रेटजी तय करके यहाँ खुद को हौसियों के साथ मिलकर पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो हौसियों को माइनस करके सऊदी अरब जो है वो ईरान के असर रसूख को कम करके कभी भी ना तो वो यूएई से जीत सकता है और ना वो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को बराह रास्त शिकस्त दे सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।